माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम डिटेक्टर्स, गैस फील्ड डिटेक्टर्स का एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसको है प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर। जैसे कि मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया था कि अगर हम गैस फील्ड काउंटर में वोल्टेज का वेरिएशन करें तो हमारे को अलग अलग रीजन बनते हैं, उनको हम रीजन्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन बोलते हैं। और जो ये मैंने आपको इस ग्राफ में पूर्व में दिखा रखा है, इसमें से पहला काउंटर जिसमें से आयन सैचुरेशन हो जाते थे वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें उसमें हमने देखा था कि एक आयनाइजेशन चैम्बर काम करता है। इसमें एक दूसरा रीजन, तीसरा रीजन जो है जो प्रोपोर्शनल है उसको हम प्रोपोर्शनल रीजन कहते हैं। उसको का में जो काउंटर काम करता है उसको अध्ययन करेंगे। और एक चौथा पोर्शन है जो जिसका उपयोग नहीं होता, वो छोड़ के हम पांचवा रीजन जिसको हम जीएम रीजन कहते हैं उसको पढ़ेंगे। तो पहले हमने ये देखा कि हम पहले ये पढ़ना चाहते हैं कि प्रोपोर्शनल काउंटर क्या है। अब प्रोपोर्शनल काउंटर में आयनाइजेशन, रेडिएशन उसका रेडिएशन और उसका एनर्जी का मापन कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि इसमें आयनाइजेशन चैम्बर से ज़्यादा वोल्टेज है और इसके अंदर जो वोल्टेज है वो सफिशेंटली हाई है। और इसमें हम ये देखते हैं कि ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन वो अपने उनके दौरान उतना आयन एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो और भी आयन पेयर प्रोड्यूस कर सकें और अदर न्यूट्रल एटम से कोलाइड करके और भी गैस मॉलिक्यूल दे सकते हैं। अब अगर हम टोटल चार्ज टाइम या एनर्जी टाइम इंटरवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट को मापन कर सकें तो हम पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का भी मापन कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल काउंटर का प्रिंसिपल न्यूक्लियर वो सिद्धांत काम में लेता है जब वो एक आयन अगर एक मीडियम से पास करता है तो उन मीडियम का आयनाइजेशन कर सकता है। प्रोपोर्शनल काउंटर ये फिर एक गैस फील्ड काउंटर है और 1940 में बनाया गया था। और ये डिटेक्टर्स हमने जो रीजन थर्ड में काम करते हैं जो प्रोपोर्शनल मल्टीप्लिकेटिव प्रोपोर्शन का है, और इनमें बहुत सारे शेप और साइजेस में मिलते हैं। जो कॉमन जो प्रोपोर्शनल काउंटर है उसमें सिलिंड्रिकल शेप है और इसको हम धातु का बनाते हैं। और जो कैथोड की तरह काम करता है, कई केसेस में ग्लास से भी बना सकते हैं और जिसकी इनर वॉल्स कंडक्टिव होती हैं, और कॉपर या सिल्वर से। इसके अंदर सेंटर एक कंडक्टिव वायर है जो अपने भार से इंसुलेटेड होता है। और इसका जो डायग्राम है मैंने आपको इस फिगर में बना रखा है। सेम गैस फील्ड डिटेक्टर की तरह एक डायग्राम है। इसका कंस्ट्रक्शन पूर्णतः गैस फील्ड डिटेक्टर की तरह ही है। इसका सिद्धांत, कार्य प्रणाली ये है कि आउटपुट करंट जो आयनाइजेशन चैम्बर का हम जानते हैं कि बहुत कम होता है। अगर हम इसको सिग्नल को एम्पलीफाई कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बन जाता है। और अगर हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इसका ऐसा एडजस्ट करते हैं कि वो जो अपने रीजन फिगर 1 के प्रोपोर्शनल रीजन में काम करे तो उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियल डिस्टेंस पे दिया जाता है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। वो ER=V R log B अपॉन A, जहाँ A और B रेडियस सेंट्रल वायर का रेडियस है और इनर वॉल का रेडियस है। इसका हम कह सकते हैं इन एनोड, हम कहते हैं एनोड के आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं A का मान 0.005 सेंटीमीटर लूँ, B का मान 1 सेंटीमीटर लूँ और V 2 वोल्ट में लूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न होता है उसका मान उसका मान बहुत उच्च हो जाता है, 5.1801 के हिसाब से हो जाता है। ये प्रोपोर्शनल काउंटर हम कहते हैं कि सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री को हम प्रेफर करते हैं और इसमें ज़्यादा है। इसके अंदर हम ये देखते हैं क्योंकि जो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर
जो लिबरेट होते हैं प्राइमरी आयनाइजेशन से, उनके अंदर सफिशेंट एनर्जी आ जाती है और ये एनर्जी उन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को वो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो फर्दर आयनाइजेशन कहते हैं। इस आयनाइजेशन को हम टाउन सी डब्लांचे या टाउन स्वीट कह सकते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ आयरन पेयर जो एक सिंगल आयरन पेयर से बनता है उसको हम कहते हैं गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये सारे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर हम कहते हैं कि अगर 10/4 आयन पेयर का हम एक इंसिडेंट पार्टिकल से ओरिजिनल करते हैं और अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1000 हो तो हम 10/4 पेयर्स ना के बनने के बाद 10 से 7 पेयर बन जाते हैं। और एट सच हाई फील्ड ये इलेक्ट्रॉन्स सफिशेंट हाई वेलोसिटीज़ होती हैं और इन वेलोसिटीज़ को 1 सेकंड से कम समय में एनोड तक पहुंच जाती हैं और हम ये कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल काउंटर आयनाइजेशन चैम्बर के कंपैरेटिवली मच फास्टर काम करता है। और इसके अंदर दो मेन फीचर्स रहते हैं कि बिल्ट इन एम्पलीफिकेशन होता है और लो एनर्जी रेडिएशन को हम आराम से और प्रोपोर्शनैलिटी है कि तो हम एनर्जी स्पेक्ट्रम इनकमिंग रेडिएशन का प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मेन कारण डिटेक्टिंग चार्ज पार्टिकल्स का होता है, मगर एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि हमें बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई लानी पड़ती है क्योंकि उस काउंटर को हमें प्रोपोर्शनल रीजन के अंदर रखना पड़ता है। इसके बाद एक काउंटर है जिसको हम जीएम काउंटर करते हैं। तो हम अगर हम गैस फील्ड डिटेक्टर का प्रोपोर्शनल काउंटर से भी वोल्टेज इंक्रीज करते रहे तो वो प्रोपोर्शनल रीजन के पास करके एक रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी पे आता है और फिर उससे भी फार करें तो जीएम रीजन में पहुंच जाता है। इस दौरान जो इमीडिएट हाई इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि जो वो कितना ओरिजिनल आयन पेयर कितना भी बने उससे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इतने ज़्यादा चाहे आयन पेयर एक आयन पेयर भी प्रोड्यूस हो मगर उस जीएम रीजन में वो इनकमिंग एनर्जी की रेडिएशन से बिल्कुल भी प्रभावित या डिपेंडेंट नहीं रहता। तो हम कह सकते हैं कि जीएम काउंटर को एनर्जी रेडिएशन के एनर्जी मापन के काम में नहीं लिया जाता। ये जीएम काउंटर का नाम गिगर एंड वी मुलर के बीच में हुआ था जिन्होंने 1920 में काउंटर कहा था। इसको हम गिगर काउंटर या जीएम ट्यूब भी कहते हैं क्योंकि हम इसके अंदर पोर्टेबल रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट भी काम कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल वही है प्रोपोर्शनल गैस फील्ड काउंटर का है कि एक आयनाइजेशन पार्टिकल एक गैस फील्ड मीडियम में इसका कंस्ट्रक्शन हम जैसे अन्य गैस फील्ड चैम्बर है प्रोपोर्शनल काउंटर का ही कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि जैसा कंस्ट्रक्शन प्रोपोर्शनल काउंटर का बनाया था वैसे ही हम जीएम काउंटर का भी बना सकते हैं। वैसा का वैसे वही डायग्राम जो मैंने प्रोपोर्शनल काउंटर के लिए किया था वही डायग्राम इसमें भी दिखा दिया है। अब हम कहते हैं कि जिस तरह की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हमारे पास जीएम ट्यूब्स अवेलेबल होते हैं वेराइटी ऑफ साइजेस में। इनका डायमीटर 0.3 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक वेरी करता है अपने वेरिएशन के अपने जैसे जैसे कमर्शियली हम जीएम ट्यूब्स को हम कहते हैं कि 90% आर्गन उसको फिलिंग गैस के रूप में काम कर सकते कहते हैं जिसमें 10% एथाइल अल्कोहल एज द क्वेंचिंग गैस के रूप में काम में लेते हैं। तो हम कहते हैं इसका जो कार्य प्रणाली है कि चार्ज पार्टिकल जब जीएम ट्यूब के अंदर प्रवेश करता है तो वो गैस जो उसके अंदर गैस प्रेजेंट करती है उसको आयनाइज जिसको हम प्राइमरी आयनाइजेशन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी आयनाइजेशन से रिलीज़ होते हैं वो एक्सेलरेटेड सेंट्रल कोर की तरफ होते हैं और क्योंकि उसके अंदर हाई पोटेंशियल है दोनों के बीच में तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल्स को फिर आयनाइजेशन करते हैं जिसको हम सेकेंडरी आयनाइजेशन कहते हैं और इसका एक चेन बन जाती है और इसको हम टाउन सेट
अवलांचे भी कहते हैं। वैसा है कि हम ये कहते हैं कि इस प्रोसेस के बाद एक पॉसिबिलिटी होती है कि मॉलिक्यूल्स और एटम भी एक्साइटेशन हो जाता है। सर ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल वाइल डी एक्साइटिंग में एमिट अल्ट्रा वायलेट रेज, ये एक्साइट हो जाते हैं, हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, और जब ये अपने लोन होते हैं और ये फोटॉन्स में ये लीड कर सकते हैं कि इतने कि फिर अपने आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एक क्वंचिंग प्रोसेस टाउनस्टेड इन को के या टाउनस्टेड अवांचे अनअवॉइडेबल जो है इसको हटाने के लिए क्वंचिंग करते हैं। तो जो हमने ये प्रोसेस बताया कि बहुत आसान नहीं है, तो एक बहुत एनवलप बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं एनोड के, पॉजिटिव आयन वो ड्रिफ्ट और दी कैथोड। पॉजिटिव आयन जो कैथोड की तरफ जा रहे हैं उनके पास आयनाइजेशन प्रेशर अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाता है तो ये एक्सचेंज करते हैं और कैथोड को न्यूट्रल। ये एक्सेस एनर्जी में जो है ये अब ज़्यादा हमारे को आ जाती है। तो ये है कि इसके अंदर गीगर के अंदर कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस डिस्चार्ज को ओवरकम करने के लिए एक प्रोसेस कहते हैं क्वांचिंग, जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और क्वांचिंग हमारे पास दो तरह से होती है, एक तो ऑर्गेनिक क्वांचिंग, एक हैलोजन क्वांचिंग। तो क्वेंचिंग इसमें ऑर्गेनिक क्वेंचिंग में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक गैस अगर हम डाल दें हैविंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, जिसका वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज को अवॉइड करती है। इसको इसको हम ऑर्गेनिक क्वेंचिंग GMTUs कहते हैं, जिसके अंदर 90% आर्गन और 10% इथाइल अल्कोहल होते हैं। मगर इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसका लाइफ टाइम बहुत ही छोटा होता है। इसको एडवांस करके कि हम ये कह सकते हैं कि हम एक हाइलोजन इसमें एक हेलोजन गैस डाल देते हैं, तो उसको हम हेलोजन क्वेंचिंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है कि GMTU जो हम काम लिख रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर डेप टाइम होता है, एक रिकवरी टाइम होता है और प्लेट्यूनिक। हम कह सकते हैं पहले हम देखते हैं कि डेड टाइम क्या है। कि हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव टाइम इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा टाइम लेते हैं कैथोड में पहुंचने के लिए। तो ये मोबिलिटी ऑफ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा है जबकि पॉजिटिव आयंस की मोबिलिटी कम है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे ये कैथोड की तरफ पॉजिटिव जाए तो ये एक क्लाउड बना देते हैं, और इस बीच अगर कोई भी दूसरा आयन आए तो उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो जितने टाइम ये GM काउंटर इनऑपरेटिव रहता है, यानी अगर उसके दौरान अगर बीच में कोई भी पार्टिकल आ जाए तो उसको वो डिटेक्ट नहीं करता, उसको हम कहते हैं डेड टाइम। कि डेड टाइम का मतलब है कि वो उस दौरान अगर कोई भी पार्टिकल उसके अंदर आता है तो उसको मेजर नहीं करता। अगर डेड टाइम इज ओवर तो सम इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन जो रिकम्बाइन एंड फॉर्म न्यूट्रल आयन। इसके बाद तो वो डेड टाइम के बाद वो रिकवरी छोटे छोटे पल्सेस पे प्रोड्यूस करता है, जिसको वो काउंट नहीं करता। तो टोटल टाइम अगर रिकवर करने के लिए उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग टाइम। डेड टाइम और रिकवरी टाइम को मिला के हम कहते हैं रिजॉल्विंग टाइम। तो इसका एक ग्राफ है कि डेड टाइम, रिकवरी टाइम और GM टाइम का क्या है। इसके बाद ये देखते हैं कि एक गीगर प्लेटू है। हम ये अगर हम एक प्लॉट करें बिटवीन काउंट वोल्टेज और पल्स रेट के पास हमें एक प्लेटू मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि एक प्लेटू रीजन है, और उसके बाद वो रीजन जो मैंने आपको मल्टीपल ऑपरेशन में नहीं बनाया था वो हमें मिलता है। एक प्लेटू रीजन में ये गीगर टाइम का आता है, यानी हम ये जानते हैं कि वो रीजन हम काम में लेते हैं जिसमें बिल्कुल ये एक प्लेटू रीजन आता है, इसको हम प्लेटू GM काउंटर के मेन यूजेस हैं कि स्मॉल एक्टिविटीज़ को भी वो डिटेक्ट कर लेता है, चाहे उनका आयनाइजेशन कितना भी कम हो। कि मेन ड्रॉबैक है इसके
कि इसका हम एनर्जी रेट मापन के लिए काम में नहीं ले सकते। इसके बाद जीएम काउंटर पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर पढ़ा है। तो डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन चैम्बर और तो मैंने इस टेबल में आपको दिखाया है। आयनाइजेशन चैम्बर में हम जानते हैं कि रीजन सेकंड में काम करता है, जीएम काउंटर रीजन 4 में काउंट करता है। ये कंपैरेटिव कम वोल्टेज में 30 से 250 वोल्ट के बीच में काम कर लेता है, जबकि जीएम काउंटर 800 से 1000 के बीच में काम करता है। इसकी पल्स हाइट कम होती है, जबकि इसकी पल्स हाइट जीएम काउंटर की ज़्यादा होती है। पावर सप्लाई तो इज़ बहुत ज़्यादा रेगुलेट करना पड़ता है, जबकि जीएम काउंटर में इतनी पावर सप्लाई की रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर के कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको इस स्लाइड में दिखा रखे हैं, और इसमें है कि ये प्रोपोर्शनल रीजन में काम करता है, ये वही जीएम रीजन में काम करता है। इसका ऑपरेशन वोल्टेज 200 से 500 वोल्ट है, इसका 800 से 1000 है। आउटपुट पल्स डिपेंड्स इसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, जबकि जीएम काउंटर इसके टोटली इंडिपेंडेंट है। एनर्जी ये इसकी हम एनर्जी मेजर कर सकते हैं, जबकि जीएम में एनर्जी मेजर नहीं कर सकते। पल्स आउटपुट इज़ लो, सो एक एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। पावर सप्लाई यू टू फोल्ड वर इज प्रोपोर्शनल मस्ट बी क्वाइट हाईली रेगुलेटेड, जबकि इसमें हाईली रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके गैस फील्ड डिटेक्टर्स थे, 3 गैस फील्ड डिटेक्टर्स थे जो अब रीजन्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन में काम करते हैं, और इनका कार्य प्रणाली और इनके डिफरेंसेस मैंने आपको समझा दिए। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।